वेलकम बैक। राणा साहब, इतने दिन गुजर गए, आज ये बताइए कि रेमंड डेविस का वाक़े में मुलव्वस कौन था, डील किसने करवाई? अमेरिकन ने बहुत ज़ोर लगाया कि किसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया जाए, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे जो है उसको छुड़ाया जा सके। लेकिन जब उनको मुकम्मल मायूसी हुई तो फिर एक रास्ता उनके पास था कि वो कंप्रोमाइज़ करते और कंप्रोमाइज़ की बुनियाद के ऊपर कंप्रोमाइज़ किसने उसको करवाया? बरी करवा देते। राजा अरशाद कियानी। राजा अरशाद कियानी वो आदमी है जो आईएसआई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट में इनका वकील रहा है और उनके अक्सर मामलात में उनका वही वकील होता है। राजा अरशाद साहब जो हैं ये मंजरे यानी सामने आए हैं और सामने आने के बाद इन्होंने ही वो रसीदात पेश की हैं जिनसे इन्होंने जो है वो उनको पैसे अदा किए। इन्होंने ही अदालत में आके उनकी वकालत की है और यही उनको वहाँ से बरी करवा के जो है वो अपने साथ लेके गए। अच्छा, ये राजा अरशाद कियानी जो एजेंसियों के वकील हैं, इन्होंने ये काम करवाया। अब इसका मतलब है इबादुर रहमान के वरसा वो धक्के खाते रहेंगे, उन्हें कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्हें कोई कंपनसेशन की रकम भी पंजाब हुकूमत नहीं देगी। अब उसका मामला जो है, अब उसमें ये है कि उसमें ना तो उन्होंने गाड़ी पेश की है, ना उन्होंने मुलज़म पेश किए हैं। जब पंजाब गवर्नमेंट ने उनको स्ट्रेस किया, उनके ऊपर उनको प्रेशराइज़ किया, तो उन्होंने कहा कि जी रूल्स कानून के मुताबिक आप हमारे साथ बराह रास्त बात नहीं कर सकते, आपने जो बात करनी है थ्रू फॉरेन ऑफिस करें। राणा साहब, मियाँ शहबाज शरीफ आपकी बेटी की शादी में शिरकत के लिए फैसलाबाद होटल में जाते हैं और वहाँ से चंद कदम के फासले पर शुमाइला कंवल का घर था। फातह खानी के लिए उनके घर नहीं जाते? मैं भी उनके घर नहीं गया। अब देखें, मामला ये है कि शुमाइला कंवल ने ख़ुदकुशी की है। क्या ख़ुदकुशी करना कोई अच्छा अमल है? और उन्होंने जिस बुनियाद के ऊपर ख़ुदकुशी की है कि जी मुझे इंसाफ नहीं मिला, आप मुझे ये बताएं कि 11 दिनों में किसी कत्ल के मुकदमे का पिछले 63 सालों में कभी कोई फ़ैसला हुआ है? कभी 11 दिनों में जो है वो कभी किसी को इंसाफ मिला है? तो अब ये उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को जो है वो अपना जो है उन्होंने फ़ैसला किया और ये एक गैर कानूनी जो है वो अमल उन्होंने किया। पता तो बाद में ये भी चलता है कि उनके घर में इस बात का झगड़ा था कि शायद उसको जो है वो ये शुबा था कि मुझे वो रसा की लिस्ट से जो है वो ख़ारिज किया गया है। राणा साहब, ये बताइए कि पिछले दिनों आपका एक बयान है बाबर अवान के हवाले से, वो बड़ा तनाज़ा का बायस बना रहा। देखिए, मैं तो नहीं कहता कि वो वाजिबुल कत्ल है और ना मैंने कहा। मैंने तो एक यानी एक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके यानी एक जनरल फीलिंग होती है, जैसे बाहर लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं जी करप्ट लोगों को फांसी दे दो। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके कहने से जो है वो करप्ट लोगों को फांसी हो जाएगी। तो मैंने तो उस बात को रेफ़र किया था। लेकिन अब बाबर अवान साहब उस दिन से इस कोशिश में हैं कि उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाए। वो कभी बार में करारदाद पेश करवा रहे हैं, कभी किसी जगह पे करारदाद पेश करवा रहे हैं। हालांकि मैंने उसी दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पंजाब असम्बली में ये मैंने दो टोक अंदाज में कह दिया था कि ना ये मेरा मकसद था, ना मैंने ये कहा है। आई नेवर मीन इट, आई नेवर थॉट इट। आजकल मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आमने सामने हैं। मुझे राणा साहब ये बताइए कि आप जरदारी पे बड़ी तनकीद करते हैं, आसिफ अली जरदारी के ऊपर। वफाकी हुकूमत में सिर्फ आसिफ अली जरदारी करप्ट है? वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े ईमानदार हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं? देखें, मैं ये बात अगर इसको अदरवाइज़ ना लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी घर का, हुकूमत का, पार्टी का सरबराह जो है वो अगर करप्ट ना हो तो नीचे लोगों के लिए करप्शन करने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। और अगर वो करप्ट हो तो नीचे वाले जो है ना वो तो फिर डाके डालने शुरू कर। वज़ीर आज़म गिलानी करप्ट हैं या नहीं? वज़ीर आज़म गिलानी भी करप्ट है। उसकी वजह, जब इस हुकूमत का सरबराह जो है, इस पार्टी का जो सरबराह है, वो जब इतना करप्ट है तो उसके नीचे जो है वो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है जी कि वो ईमानदारी दिखाते फिर वो भी इसी तरह से फिर जो है वो अपना अपना दाव जो है वो लगाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा वो करप्शन जिसकी वजह से मुल्क जो है वो तबाही के किनारे पे जो है वो पहुँच रहा है, उसमें आसिफ जरदारी का जो है वो सबसे ज़्यादा हाथ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि और कोई करप्ट नहीं है। एक राय ये भी है कि शायद फ़ौज और एजेंसियाँ आपके रहनुमा को आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ही ना लेने दें। देखें जी, अगर तो फ़ौज, एजेंसियाँ और इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हुई कि वो हमें हिस्सा ही ना लेने देगी तो फिर हम उनके रहमो करम पे या उनकी खैरात में तो हिस्सा लेने को तैयार ही नहीं है। राणा साहब, सियासी ज़ुबान जो सख्त सियासी ज़ुबान है उसमें लोटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो अपनी पार्टी से
मुनर्रफ़ हो जाते हैं और कुछ शायद लोटे आपके पास भी हैं। आप समझते हैं कि इन लोटों के साथ आप 5 साल की हुकूमत पूरी कर लेंगे? नहीं, देखिए हमारे साथ कोई लोटा नहीं है। सरबराह थे मियां नवाज शरीफ, उसके ऊपर जो है वो उनकी हुकूमत के ऊपर डिक्टेटरशिप करके मार्शल लॉ लगा के ख़त्म किया गया और उस जमात को तोड़ के एक लोटा लीग बनाई गई। उस लोटा लीग के ज़रिए से फिर उस यानी डिक्टेटर ने जो है वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब वो जो लोटा लीग है वो हमारी जमात में से ज़बरदस्ती लोगों को जो है वो ले जा के बनाई गई है। इसलिए हमने उस लोटा लीग का नामो निशान ख़त्म करना है और उसमें से मासवाए उन चंद लोगों के जिन्होंने उस साजिश में जो है वो बराह रास्त हिस्सा लिया, बाकी सब लोगों को ये हक हासिल है, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जमात में जो है वो वापस आए। क्या ये इसलिए दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ ने माइनस चौधरी बरादरान फार्मूला जो है मुस्लिम लीग का वो तस्लीम कर लिया? नहीं, माइनस चौधरी साहबान नहीं है, माइनस वो लोग हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ मिल के लोटा लीग को बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन लोगों को जो है वो वापस नहीं देंगे। मसलन कौन से लोग हैं? मसलन उनमें चौधरी साहबान हैं और उसमें चंद नाम और भी हैं कुछ नाम जो बताएं। मैं समझता हूँ कि चलो किसी की दिल आज़ारी होगी तो बहरहाल उन लोगों को जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस अपनी जमात में नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जमात की पीठ में छुरा घोंपा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।